once again you all are very welcome to this channel। तो वेलकम है आप लोग का इस IT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 9, जहाँ पे मैं आज आपको बताऊँगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कैसे आपका एक स्पेशल केस होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, मतलब आज का जो अभी टॉपिक है, अभी फ़िलहाल जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो टॉपिक आपका क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे आपका एक स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस किसका है? आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है। तो इसी को मैं आज डील करने वाला हूँ। चलिए देखिए, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए, आप इसको ऐसे बता सकते हैं कैसे, मतलब आप लिखिएगा यहाँ पे एज वी नो डैट, आप जानते हैं, जैसा कि क्या जानते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या जानते हैं? आप लोग को पता होगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड दिए थे, वो क्या चीज़ था आपका? F = ma था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = क्या हो जाएगा? ma। फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। ठीक है, अब आपका एक्सलेरेशन क्या होता है आपका? जस्ट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है एक्सलेरेशन। इसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या करिए, यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहाँ जो आप ऐसे पुट किए हैं, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ v माइनस यू। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए, अब इस तरह के एक्सप्रेशन में जब क्या होगा कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आप अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाइड नहीं होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स 0 हो जाएगा। तो आप इसी वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 × t इक्वल टू क्या हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ v माइनस यू। मतलब ये तो पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या होगा? 0 होगा। और ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब ऐसा कुछ आने का यहाँ मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ v माइनस यू इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि अभी आपके पास क्या है कि दो नंबर, एक मास और एक वेलोसिटी, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 0 है। और पहले से आपको पता है कि किसी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। पहले से आपको पता है कि किसी बॉडी का मास क्या हो सकता है आपका? 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब कितना भी आपका लाइट बॉडी क्यों ना होगा, ठीक है, कितना भी आपका लाइट बॉडी क्यों ना होगा, कितना भी हल्का बॉडी क्यों ना होगा, उसका मास कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो इस बॉडी का मतलब किसी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। तो पहले से इसके बारे में कन्फर्म है कि ये मास 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका v माइनस यू ही 0 के इक्वल होगा। क्या? क्योंकि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि 3x = 0 है, ठीक है, 3x = 0 है, तो क्या कभी 3 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब 3 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? x को ही 0 के बराबर होना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि LHS RHS क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। तो वही बात है कि अगर आपको मास के बारे में पहले से पता है कि किसी बॉडी का मास क्या होगा, चाहे कितना भी लाइट बॉडी क्यों ना हो, उस बॉडी का मास क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आप यहाँ भी बता सकते हैं, जब वो 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? v माइनस यू को ही 0 होना पड़ेगा। तो v माइनस यू को हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल करेंगे। और जब v माइनस यू को 0 के इक्वल करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, v = u आ जाएगा। और इसी v = u को, ये तो आपका रफ हो गया, ठीक है, ये आपका रफ हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपका v = u आ गया, आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u = v आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? आपका फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ गया। अब देखिए, इनिशियल अगर आपका फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, कब? जब फोर्स क्या हो रहा है? उस बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तब। ठीक है, जब फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपका u = v आ गया। तो u = v एक्चुअली आपका क्या शो कर रहा है? u = v, this actually shows that ये क्या शो करता है? this actually shows that the body will
मूव यूनिफॉर्मली the body will move uniformly throughout time t throughout time t मतलब पूरे टाइम इंटरवल टी में वो बॉडी क्या करेगा, यूनिफॉर्मली मूव ऑन करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट टाइम टी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है बात यहाँ तक। तो पहला तो आपका ये आ गया कि अगर u इक्वल टू वी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे शो कर रहा है कि बॉडी जो होगा वो पूरे टाइम t में क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ऑन करेगा, ठीक है। कब, जब उस बॉडी पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक मिनट, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी आपका केस हो सकता है कि जब u 0 होगा, अगर आपका u 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही 0 हो गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो अगर u यहाँ इस केस में अभी क्या आ चुका है हम लोग के पास, u इक्वल टू वी है, ठीक है, अगर आपका u 0 हो गया तो v भी 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं देन v इक्वल टू 0। जब u 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, v भी 0 हो जाएगा, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं डैट इज बॉडी इज, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं डैट इज बॉडी इज इनिशियली रेस्ट, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर बॉडी अगर इनिशियली एट रेस्ट है देन it will continue, it will be at rest, it will be at rest if no external force is applied, ठीक है। तो ये चीज़ आपका याद होगा, आप लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे कि कोई भी बॉडी आपका जो होता है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है, कब तक, जब तक कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे कि u इक्वल टू भी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बॉडी जो होगा वो आपका मूव ऑन करेगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट टाइम टी, जब हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं। और आपका दूसरा यहाँ पे हो गया कि जब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो वो आपका फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि उस पर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन आपका शो करता है क्या चीज़, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को शो करता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस शोज डैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यही आपका क्या शो करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लोग को याद होगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, कब तक, जब तक कि हम लोग को इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और यही आपका क्या है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक स्पेशल केस हो गया, किसमें, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं इम्पल्स पे, आते हैं, चाहते हैं इम्पल्सिव फोर्स के बारे में आते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, देखिए इम्पल्सिव फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अगर आप एक ब्लॉक बनाते हैं, देखिए अगर आपके पास ब्लॉक या कोई बॉडी है और इस ब्लॉक या बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स जो लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स, ये F यहाँ पे क्या है, ये लार्ज फोर्स है, ठीक है। अब देखिए इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है कि हम लोग एक लार्ज फोर्स लगाएंगे, ठीक है, लार्ज फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम तो आपका इधर की ओर ही शिफ्ट होगा, मतलब मोमेंटम तो इधर की ओर ही होगा। जब किसी ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, वो भी फोर्स क्या है, लार्ज फोर्स है, तो मोमेंटम जो होगा वो आपका इसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अगर फोर्स किसी बॉडी पे हम लोग इधर की ओर लगा रहे हैं तो इस बॉडी का मोमेंटम भी होगा इधर की ओर ही होगा। चलिए
अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग लार्ज फोर्स जो मतलब लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। वो किसके लिए लगा रहे हैं? शॉर्ट टाइम को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ पे जब किसी बॉडी पे अगर आप लार्ज फोर्स लगा रहे हैं वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका मोमेंटम में जो होगा एक फाइनाइट चेंजिंग होगा। मतलब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम में आपका क्या होगा, एक फाइनाइट चेंज होगा। मोमेंटम में आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट चेंज होगा। मतलब चेंज जो भी होगा एक फाइनाइट चेंज होगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ब्लॉक पे या किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स, लार्ज फोर्स लगा रहे हैं किसी शॉर्ट टाइम के लिए, तो पहली बात कि मोमेंटम जो होगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। मतलब फोर्स अगर इधर की ओर है तो मोमेंटम भी बॉडी का इसी की ओर होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि मोमेंटम जो होगा आपका एक फाइनाइट चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम एक फाइनाइट चेंज होगा, और यही आपका मोमेंटम में जो फाइनाइट चेंज देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स जस्ट क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है एक चेंज इन मोमेंटम को, और चेंज इन मोमेंटम जो क्या होगा, एक फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, whenever a large force acts on a body for a short duration of time, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फोर्स, कोई बहुत बड़ा फोर्स अगर आपका किसी बॉडी पे लग रहा है किसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन इट विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड impulsive force. This is called what? impulsive force. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक impulsive force बोलते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी बॉडी पे अगर आप एक लार्ज फोर्स लगा रहे हैं किसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो ये क्या करेगा, आपका एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम देगा, और यही फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, आपका एक इम्पल्सिव फोर्स होता है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, तो उस एग्जांपल में जैसे अगर आप क्या करते हैं, किसी बॉल को अगर आप हिट करते हैं, ठीक है, किसी बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो ऐसा तो नहीं कि बैट में बॉल चिपका हो रहता है। बैट आप जब घुमाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बैट से आप जब बॉल को हिट करिएगा तो क्या होता है, काफ़ी बैट और बॉल का जो कनेक्शन जो रहता है, ठीक है, बैट और बॉल का जो कनेक्शन रहता है वो काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है। ऐसा तो नहीं ना कि बॉल वो चिपका रह जाता है बैट के पास और तब जाके ज़्यादा फोर्स लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे ही बॉल आया तो अगर आपको बहुत जो मतलब कि बॉल को जिधर भी मारना चाहते हैं तो बैट जो आप लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है, बैट से जो आप मारिएगा तो उस केस में बैट और बॉल का जो ये कनेक्टिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी कम ये के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है। उसी में आप जितनी ज़ोर से हीटअप करेंगे बॉल को तो बॉल उतना डिस्टेंस जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे आप एग्जांपल बता सकते हैं, व्हेन यू hit a ball by the bat, मतलब जब आप एक बॉल को हिट करते हैं, क्या चीज़ से, बैट से हिट करते हैं, तो बैट से जो हिट करते हैं तो बैट और बॉल का जो मतलब ये रहता है, कांटेक्ट रहता है, वो काफ़ी कम देर के लिए रहता है, ठीक है, काफ़ी कम देर के लिए रहता है। लेकिन हम लोग बैट से क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से हिट करते हैं, तब जाके बॉल भी जितनी ज़ोर से हिट करेगा उतना बॉल डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ठीक है। चलिए दूसरा आप एग्जांपल देखेंगे, ब्लो ऑफ हैमर ऑन ए नेल। जैसे देखिए किसी दीवार में अगर आपको कांटे को ठोकना है, ठीक है, नेल को ठोकना है, तो उस केस में ऐसा थोड़ी कि हैमर और नेल को हम लोग चिपका के रखते हैं। मतलब अगर आप इस तरह का यहाँ पे अगर एक नेल रख रहे हैं और यहाँ पे अगर आप हैमर यूज़ कर रहे हैं, तो हैमर जब यूज करेंगे तो हैमर यूज करने के बाद क्या होगा, जैसे ऐसे मारे
ऐसे मारे और वो हट जाएगा, ठीक है। तो वो नेल और हैमर का जो मतलब कनेक्टिंग रहेगा, ठीक है, वो कांटेक्ट रहेगा, वो कांटेक्ट काफ़ी कम देर के लिए होता है, लेकिन काफ़ी कम देर के होने के बावजूद भी क्या होता है, हम लोग इतना फोर्स उस पर एग्जर्ट करते हैं कि वो नेल क्या होता है दीवार के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या आपका इम्पल्सिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। जैसे फिर देखिए, अगर आप ये बता सकते हैं कि व्हेन या ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन when he falls from a certain height, he falls from a certain height। देखिए, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? अगर कोई आदमी किसी सर्टेन हाइट से अगर फॉल कर रहा है, ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से अगर फॉल कर रहा है तो उस पर भी फोर्स लगता है। तो फोर्स जो लगता है, तो देखिए अब वो कोई आदमी किसी हाइट से गिर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि ज़मीन से वो चिपका रहेगा उतना दूर तक। वो जैसे यहाँ पे है कोई आदमी, यहाँ कोई फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पे जब गिरा तो जितना मतलब कि वो आदमी का मतलब कि जो बॉडी है और जो यहाँ पे जो भी मतलब कि सरफेस पे गिरेगा उसमें कुछ ही देर का कांटेक्ट होता है, और उसी कांटेक्ट में क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। तो यही चीज़ है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम लोग के पास कोई अगर लार्ज फोर्स अगर लग रहा है किसी बॉडी पे, और साथ में फाइनाइट अगर मतलब चेंज दे रहा है मोमेंटम में, तो वही हम लोग के पास इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। पहले इसको नोट कर लीजिए। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। देखिए ये क्या क्या हो सकता है। पहली बात कि इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय क्या बता सकते हैं, आई से डिनोट करते हैं हम लोग। जहाँ भी इम्पल्स को आई से डिनोट करेंगे तो आई को हम लिख सकते हैं डैट इज, ऐसे करके डैट इज आई को लिख सकते हैं हम लोग। इसको फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं आप लोग। आई को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किए हैं, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ किए हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए थर्ड पॉइंट आई। थर्ड में क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जहाँ भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है तो आप लोग बात कर सकते हैं वेक्टर का। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्या है, क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका अगर आप यूनिट का बात करेंगे, इट्स यूनिट इज क्या हो सकता है, देखिए तो इसका यूनिट हो सकता है न्यूटन सेकेंड हो सकता है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड हो सकता है कैसे, देखिए इम्पल्स क्या होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, और इसको फोर्स का क्या होता है न्यूटन, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो आप इसको न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स सीजीएस यूनिट। यहाँ पे अभी क्या था, एक मिनट इसको आप सही कर लीजिएगा। इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये, ठीक है, इसको आप ऐसा ही कर लीजिएगा। इट्स ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकेंड। और सीजीएस का जब बात करेंगे तो सीजीएस का बात क्या होता है यहाँ पे डाइन सेकेंड, ठीक है, डाइन सेकेंड आप बोल सकते हैं। कैसे, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स का क्या हो जाएगा आपका डाइन, और टाइम का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो डाइन सेकेंड आप बोल सकते हैं, डाइन सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट 6 का बात करेंगे। तो पॉइंट 6 में हम लोग बात करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूला का बात करेंगे, ठीक है।
तो लिखेंगे यहाँ पे इट्स डायमेंशनल फार्मूला। देखिए ये सब हम बताए हुए हैं, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट्स डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना I=F_T। फोर्स का क्या होता है आप लोग को याद होगा, ml_T-2, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ml_T-2। और टाइम का क्या होता है, टाइम होता है, ऐसा ही कुछ होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपको जब सॉल्व करेगा तो m1 L1 और t का पावर -1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फोर्स का, इम्पल्सिव फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 L1 t-1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इम्पल्सिव फोर्स जो होगा वो आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम बात नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। आप देखिए पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव के लिए देखिए इम्पल्सिव अगर आप बात करेंगे, पॉजिटिव का बात करेंगे तो इम्पल्स वैसे क्या होता है आपका, देखिए अगर आप इम्पल्स का बात करेंगे तो इम्पल्स आपका क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इम्पल्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये कब होगा, जब इसके लिए क्या होना पड़ेगा, फोर्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब फोर्स अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो आपका इम्पल्स भी पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव का अगर जब बात करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इम्पल्स आपका अगर नेगेटिव है, इट मीन्स डैट कि फोर्स क्या होगा आपका नेगेटिव होना चाहिए। और अगर आपका इम्पल्स 0 है, ठीक है, अगर आपका इम्पल्स 0 है तो उस केस में क्या हो सकता है, इम्पल्स 0 हो सकता है कब, जब फोर्स 0 होगा या तो आपका टाइम 0 होगा, ठीक है। जब फोर्स अगर 0 होगा या तो अगर टाइम 0 होगा तो आपका इम्पल्स भी क्या हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट एक और पॉइंट देख लीजिए आप लोग कि इम्पल्स जो होता है ना, वो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जो आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में, चेंज इन मोमेंटम। देखिए इम्पल्स वैक्स से एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के पास Ft होता है और फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या, मास इंटू एक्सलेरेशन, और टी आपका ऐसे रह जाएगा। देखिए मास वही रह गया, एक्सलेरेशन को आप लिख सकते हैं v-u/t, और ये आपका t है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास v-u, और यही चीज़ आपके पास क्या हो जाएगा, mv-mu हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, ये बात चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो इम्पल्स को हम डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, इम्पल्स आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, और या तो आपका m टाइम्स ऑफ v-u, मतलब चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो इस तरह से ये था इम्पल्सिव फोर्स के बारे में था, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और फिर देखेंगे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।